बाबूजी, अगर आपको रोटी ज्यादा खानी हो तो पहले बताया कीजिए। बाबूजी, अगर आपको रोटी खानी थी तो आपको पहले बोलना था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जब जिसका जो जी चाहा खा लिया। गिनकर बनती है रोटियां। ऐसा नहीं कि आप जब भी बोल देंगे तो रोटियां तैयार मिलेंगी। अब लीजिए मेरे हिस्से की रोटियां। आज मैं किसी तरह चावल खा लूंगी। और क्या। ये बोलकर तमतमाकर अंजना उठी और दो रोटियां अशोक जी की प्लेट में बड़ी उपेक्षा से रख दी और खुद चावल वाले डोंगे से चावल निकालकर अपनी प्लेट में रखने लगी। अशोक जी अपनी बहू का यह रूप देखकर एकदम दंग रह गए। उन्हें इस अपमान की तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी। खैर, अंजना का ऐसा विद्रूप व्यवहार देखकर चौंक तो रमा जी भी गई थी, पर उनसे पति का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए बोल पड़ी। बहू, तुमने अपने हिस्से की रोटियां क्यों दे दी? तुम मुझसे ले लो रोटी। रहने दीजिए माँ जी। ऐसा ही था तो पहले क्यों नहीं दे दी खुद की रोटियां? आप दोनों एक जैसे हैं। अब चलिए खाना खाइए और मुझे भी चैन से खाने दीजिए। उन्हें भी कदाचित अपनी बड़ी बहू से यह उम्मीद नहीं थी और वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ रोटी को लेकर नहीं है, बल्कि अब बहू और बेटा उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी मुन्ना थोड़ा सा तो लिहाज करता ही था, इसलिए दोनों ने इस आशा के साथ अपने बेटे राजीव की तरफ देखा, जिसे वह प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते थे, कि वह शायद अपनी पत्नी की इस बात का विरोध करते हुए कुछ कहेगा। भला ऐसे कैसे तुम अम्मा और बाबूजी से बात कर रही हो? लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका बेटा सर झुकाए चुपचाप रोटी के टुकड़े तोड़कर अपने मुंह में रख रहा है, तब वह समझ गए कि अब इस घर में उनका दाना पानी उठ चुका है। अब सम्मान की रोटियां यहाँ अब उन्हें हरगिज नसीब नहीं होगी। चुपचाप दोनों अपमान के घूंट के साथ किसी तरह रोटी के टुकड़े निगल गए। अशोक जी ने तो दोबारा सब्जी भी नहीं ली, बस किसी तरह रोटी दाल में भिगोकर निगल गए। अगर जरा सा भी खाना छोड़ देते तो फिर सुनने को मिलता कि खाना बर्बाद कर रहे हैं। इधर पति के अपमान से और बेटे की चुप्पी से रमा जी की आंखों से आंसू इस तरह बहे जा रहे थे कि रोटी कुछ ज्यादा ही नमकीन लग रही थी। लेकिन उन्होंने भी एक भी आवाज किए बिना किसी तरह थाली का खाना खत्म किया। खाना खत्म करके दोनों जब कमरे में आए तो कुछ देर तक उनके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। इतना अपमान और ऐसी बेरुखी उन्हें पहली बार देखने के लिए नहीं मिली थी, पर खाने को लेकर इतना अपमान इसके पहले नहीं हुआ था। लगभग पिछले 2 महीने से मुन्ना और बहू उनसे खराब व्यवहार कर रहे थे। बहू तो रमा जी से उलझने का कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती थी। आज रविवार होने की वजह से पूरा परिवार साथ में लंच कर रहा था। दोनों पोते नोनू और सोनू पहले ही खाना खाकर टीवी देखने में लग गए थे। वैसे तो दोपहर में अशोक जी आदतन चावल ही खाते थे, लेकिन आज बहू ने पनीर बनाया था और पनीर उन्हें रोटी के साथ ही अच्छा लगता था। अतः बहू से रोटी मांग बैठे तो यूं लगा जैसे तूफान आ गया हो। बहू का वह रूप, वह आंखें तरेर कर हाथ नचाकर सब याद करके अशोक जी और रमा जी बड़ा अपमान महसूस कर रहे थे। इस बात को दिल से मत लगाओ रमा जी, बहुत थक गई होगी। फिर मैंने भी तो खामखा रोटी मांगकर उसे परेशान कर दिया था। पति के मुंह से सहानुभूति के 2 शब्द सुनते ही रमा जी के अब तक के जतन से रोके हुए आंसू निकल ही पड़े। वह ऐसे हिचकियां लेकर रो रही थी जैसे कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। रोते हुए मुंह साड़ी के आंचल से दबा दिया ताकि रोने की आवाज कमरे से बाहर ना जाए। अशोक जी उनकी पीठ सहलाते रहे। थोड़ी देर बाद जब रमा जी कुछ संयत हुई तो बोल पड़ी, आप अब चलिए यहाँ से। इतना अपमान होता रहा आपका, फिर भी आपसे वह रोटी कैसे खाई गई? अशोक जी बोले, यह सोचकर खा ली कि भले ही खाना बहू ने बनाया हो, पर कमाई तो मेरे बेटे की ही है ना। यह बोलते हुए उनकी आंखें छलक आई थी, जिसे रमा जी ने आगे बढ़कर अपने आंचल से पूछ दिया था। सच, बुढ़ापा इंसान को कितना मजबूर बना देता है। जब शरीर की शक्ति छीन होती है तो अपमान का गरल भी पीना पड़ता है।
आज रमा जी को याद आ रहा था जो उनकी बहन ने कहा था कि दीदी कुछ भी हो जाए पर अपना घर बेटा बहू के नाम मत करना। पर अब तो भावुकता में उनसे वह गलती हो ही गई थी। अब क्या हो सकता था? दरअसल अशोक जी के दो बेटे थे, बड़ा राजीव और छोटा संजीव। राजीव हमेशा से माँ का लाडला रहा था। बड़ी मिन्नतों के बाद जन्मे अपनी पहली संतान को प्यार करते हुए रमा जी ने अपनी आंखों पर जैसे पट्टी ही बांध ली थी। इसलिए राजीव का स्वार्थी स्वभाव और खुदगर्जी उन्हें नहीं दिखती थी। संजीव पढ़ाई में राजीव के मुकाबले उतना जहीन नहीं था, पर था अनुशासी। जैसे जैसे दोनों बड़े होते गए राजीव उतना ही उद्दंड होता गया और संजीव अपने लक्ष्य को समर्पित होता चला गया। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करने लगा और संजीव इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा करने के बाद एक बार जो अमेरिका गया, वहीं की लड़की से ब्याह करने के बाद वह वहीं का होकर रह गया। उसने अपने माता पिता से संपर्क तो नहीं तोड़ा था, पर उसने एक भारतीय मूल की लड़की लीजा से वहीं पर शादी कर ली थी। वैसे तो माता पिता को उससे कोई खास नाराजगी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने संजीव से कोई उम्मीद ही नहीं लगा रखी थी। उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें अपने बड़े बेटे राजीव से ही लगा रखी थी। अशोक जी ने अपने पूरे सर्विस काल की जमा पूंजी को जोड़कर एक मकान बनाया था। 4 साल पहले रेलवे की नौकरी से रिटायर्ड हुए थे अशोक जी और दोनों पति पत्नी अपने इस घर में बड़े आराम से रह रहे थे। बड़ा बेटा राजीव एक प्राइवेट कंपनी में बेंगलोर में नौकरी कर रहा था। वह अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ वहीं पर रहता था। अब उन्हें बेंगलोर में अपना फ्लैट लेना था और उसे फ्लैट के लिए पैसे कम पड़ रहे थे और इसके अलावा माता पिता के मकान को हड़पने की उनके दिमाग में योजना भी चल रही थी। छोटे बेटे संजीव ने अमेरिकन लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए वह इस बात से थोड़े से नाराज तो थे ही। बड़े बेटे राजीव ने इसी चीज का फायदा उठाया। राजीव के सास ससुर भी राजीव की कमाई पर ही पल रहे थे और उसी के साथ रहते थे। अब अशोक जी और रमा जी के आ जाने के बाद राजीव ने उन्हें एक अलग किराए के कमरे में रखवा दिया था। कुछ इसलिए भी अंजना को अपने सास ससुर ज्यादा ही खटक रहे थे। अब घर बड़ा हड़पना था तो उन्हें तिकड़म भी बड़ी ही लगानी पड़ रही थी, क्योंकि उन्हें संजीव की हिस्सेदारी उस घर में से खत्म जो करनी थी। राजीव और अंजना ने यह कहकर कि संजीव ने तो विदेशी लड़की से शादी की है और विदेश में शादियां ज्यादा नहीं टिकती। अगर तलाक के बाद इस घर का बंटवारा हुआ तो उसमें से एक हिस्सा लीजा को भी देना पड़ेगा और इस तरह से आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत से बना यह घर किसी और के हाथों में चला जाएगा। फिर अपनी माँ की भावनाओं को उकसाते हुए राजीव बोला, सोचो माँ, जिस जगह पर आप अपने ठाकुर जी की सेवा करती हैं उस जगह को विदेशी लोग मांस मछली खाकर अपवित्र कर देंगे। यह बात सुनकर रमा जी तिलमिला उठी और उन्होंने अशोक जी पर जोर डालकर उस घर को राजीव के नाम करवा ही दिया। तब तो बेटा बहू इतना प्रेम से बोलते और इतना आदर सत्कार करते कि अशोक जी और रमा जी फूले नहीं समाते। और अब जब अशोक जी ने वह घर उनके नाम कर दिया और अपना सब कुछ बेच बाच कर उनके साथ बेंगलोर जाकर रहने लगे, तब से कुछ ही दिनों में वो लोग अपनी असलियत पर उतर आए थे। इधर रमा जी और अशोक जी से अब अपना अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर उनके पास घर और पेंशन की मामूली रकम के अलावा और कोई भी संपत्ति नहीं थी। घर तो राजीव अपने नाम पहले ही लिखवा चुका था और पेंशन की आधी से ज्यादा रकम घर के राशन पर खर्च हो जाती थी। हाँ, बस इतनी गनीमत थी कि सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हुए थे तो मेडिकल फैसिलिटी मिली हुई थी उन्हें, वरना इस महंगाई वाली दुनिया में दवाई दारू का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो जाता। आज अशोक जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि राजीव की बातों में आकर के उन्होंने अपना घर क्यों उसके नाम कर दिया। अगर घर अपना होता
तो कम से कम इज्जत की छत तो हमारे सर पर होती। इतना अपमान और तिरस्कार सहकर वह कभी भी किसी और के घर नहीं रहते। अब जो व्यवहार मुन्ना और उसकी पत्नी उनके साथ कर रहे थे, उसको देखते हुए अब इस घर और घर के लोगों को अपना तो नहीं कहा जा सकता था। आज जीवन संध्या में दोनों अपने सूने मन के आंगन को लेकर सोच रहे थे कि अब इसमें उजाला कौन करेगा। पर वह कहते हैं ना कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। एक दिन छोटे बेटे संजीव का फोन आया तो संजोग से वे दोनों पार्क में थे। वह भी बहू को प्राइवेसी देने के लिए दोनों घर से निकल आए थे, क्योंकि उनके रहने से बहू का मुंह हमेशा फूला हुआ रहता था। तो राजीव ने ही कहा था कि आप लोग सुबह से शाम तक घर में ही पड़े रहते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए पार्क वार्क में घूम आया करिए, जिससे अंजना को भी थोड़ा सुकून मिल जाया करेगा। वैसे भी जब दोनों घर पर होते थे तो बेटा और बहू की उन पर कड़ी नजर होती थी कि वह किस किस से कब कब क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए जब वह घर पर होते थे तो वह किसी का भी फोन नहीं लेते थे। आज दोनों पार्क की खुली हवा में घूमने के लिए आए थे, जहां वह दोनों अपना अपमान थोड़ी देर के लिए भूल गए थे। आखिर सरल हृदय जो थे। आज संजोग अच्छा था कि वे दोनों आज पार्क में थे और संजीव का फोन आ गया। तो अशोक जी ने उससे सामान्य बातचीत करने के बाद फोन रमा जी के हाथ में पकड़ा दिया। रमा जी ने रोते बिलखते राजीव की सारी कारस्तानी संजीव को बता दी थी। सारी बात सुनने के बाद संजीव स्तब्ध रह गया और उसने अपने माता पिता को जल्दी ही घर आने का आश्वासन दिया और बोला, एक खुशखबरी है, आपकी बहू मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर वे दोनों बहुत खुश हो गए। संजीव जब घर पर आया तो माता पिता को देखकर सारी परिस्थिति समझने में उसे समय नहीं लगा। संजीव समझ गया था कि यह सब भैया भाभी ने माँ पापा का घर हड़पने और संजीव का हक मारने के लिए किया था, क्योंकि भैया भाभी का व्यवहार उसके प्रति भी कुछ ठीक नहीं था। तो इसलिए वह उनके घर में ना रुककर होटल में ठहरा। अब आगे की लड़ाई आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। छोटा बेटा अपने माता पिता की तकलीफ देख नहीं पा रहा था और भैया भाभी के घर में वह अपने माँ पापा से ठीक से बात करने के लिए भी तरस गया था। माँ अपनी नम आंखों से और कांपते होठों से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर भाभी के कान वहीं लगे रहते थे कि कहीं संजीव माँ पापा के कान तो नहीं भर रहा। इसके अलावा जब संजीव ने चाहा कि वह जिस होटल में रुका है वहां ही माँ पापा को ले जाए और उन्हें बाजार घुमा दे और कुछ शॉपिंग करा दे, तो इसकी अनुमति भी भैया भाभी ने यह कहकर नहीं दी कि अब इनकी उम्र हो गई है, बाहर का कुछ खाएंगे पिएंगे तो इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि संजीव यह जानता था कि भैया भाभी की इस बात में कोई दम नहीं है। वह बस यह चाहते हैं कि माँ पिताजी किसी से उनके द्वारा किए गए कारनामों को ना बता दें। हालांकि संजीव बाहर रहकर रिश्तों की अहमियत बहुत अच्छे से समझ गया था, सो उसे अपने माता पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सिर्फ एक ही उपाय सूझा कि किसी तरह उनका वह पुराना घर खरीद कर वह उन्हें दे दे। और यह करने के लिए उसने अपनी जमा पूंजी की एक मोटी रकम उस घर को खरीदने में लगा दी। बचपन से संजीव यही देखता हुआ बड़ा हुआ था। वहीं अब इस उम्र में जाकर माँ पापा को राजीव की असलियत का पता चला। तब उन्होंने संजीव पर अपना भरोसा और उम्मीद करना शुरू किया। पूरे जीवन में अब जाकर कहीं संजीव को अपने माता पिता का प्यार मिला और जब उसे राजीव भैया के द्वारा किए गए कारनामों का पता चला तो उसका मन अपने माता पिता के लिए सहानुभूति से भर गया। अब अपने भैया भाभी से माता पिताजी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने की जब अनुमति मांगने गया तो भाभी ने उसे खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, हमें क्या पता आप इनको कहाँ ले जा रहे हैं, ध्यान रखना इनका वैसे यह इतने चालाक और कामचोर तो है ही कि कोई इन्हें अपने घर में नहीं रखेगा। देखना कहीं आप भी इनके चक्कर में पड़कर बर्बाद ना हो जाएं।
संजीव चाहता तो भाभी की बातों का करारा जवाब दे सकता था, पर इस समय उसे अपने माता पिता की भलाई के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने माता पिता का सामान पैक किया और अपने साथ टैक्सी में बिठा लिया। जब रमा जी और अशोक जी घर से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय बड़ी बहू ने मसाला कूटने का काम ले लिया था, जिससे सास ससुर को विदा करने के लिए ना जाना पड़े। खैर, अब वो खुश भी थी कि इन बूढ़े सास ससुर से कुछ दिनों के लिए छुटकारा मिला। ऊपर से अंजना बोली कि ले जाइए भैया इन्हें, आपको भी तो पता चले बूढ़े लोगों को अपने पास रखना कितना मुश्किल काम है। रखिए तो सही कुछ दिन इन्हें अपने पास, तब पता चलेगा। कुछ दिन बाद आप विदेश चले जाएंगे तो इन दोनों बूढ़ों को मेरे सिर ही पटक कर जाएंगे। वृद्धों के साथ रहना इतना भी आसान नहीं। यहाँ तो दो दो हैं और दोनों ही एक जैसे। अपने माता पिता के बारे में यह सब शब्द सुनकर संजीव का खून खोल रहा था। उसका मन तो किया कि अपनी भाभी का मुंह बंद कर दे और उसे खूब खरी खोटी सुनाए, पर वह शांत रहा और अपने माता पिता को टैक्सी में बैठाकर वहां से चला गया। कुछ दूर चलने के बाद माँ ने पूछा, बेटा तू हमें कहाँ लेकर जा रहा है? तो संजीव मुस्कुराया और बोला, माँ आपको आपके घर लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर माँ ने सोचा कि यह अपने घर को मेरा घर बता रहा है और वह चुप होकर बैठ गई। टैक्सी जब घर के सामने पहुंची तो संजीव ने अपने माता पिता को सहारा देकर टैक्सी से उतारा और अपने पापा को चाबी देते हुए कहा, यह लीजिए पापा आपके घर की चाबी। अब आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता। यह घर मैंने आपके नाम पर खरीद लिया है। यह सुनकर माता पिता दोनों की आंखें भर आई। वह सोचने लगे कि जिसे हमने जिंदगी भर खोटा सिक्का समझा, वह खोटा सिक्का ही आखिरी में हमारे काम आया। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया तो पूरे घर में स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी, क्योंकि आज खाना उनकी छोटी बहू ने बनाया था और इस खाने में किसी का अपमान जो नहीं छुपा था। और आज रोटियां गिनकर भी नहीं बनाई गई थी, क्योंकि इस घर में रोटियां कभी गिनकर बनाई ही नहीं जाती थी। जिन माता पिता से एक बेटे ने उनका स्वाभिमान छीन लिया था, वही आज दूसरे बेटे ने अपने उन्हीं माता पिता को उनका स्वाभिमान लौटा दिया था। आज अशोक जी और रमा जी के चेहरों पर एक अरसे बाद वही पुरानी वाली मुस्कुराहट लौट आई थी।